हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हम क्रिटिकल रेशो के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये देखना है कि क्रिटिकल रेशो का जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने फॉर्मूला जो दिया हुआ है जिसमें इन्होंने दो सैंपल के मीन्स को माइनस किया हुआ है। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे ये माइनस का सिंबल है, M1 माइनस M2 है। ये आपको जो बीच में सिमिलैरिटी वाला सिंबल दिख रहा है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये माइनस का सिंबल आएगा इस तरीके से। तो ये क्रिटिकल रेशियो का जो फॉर्मूला है हम फाइनली इसको यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू डिसाइड सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द टू सैंपल मीन। दो सैंपल मीन्स के बीच में कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको डिसाइड करने के लिए हम क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दो सिग्निफिकेंस मीन मतलब दो जो पॉपुलेशन है उनकी जो सैम्पल्स हैं उनके मीन के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए। So it is saying the formula of critical ratio clearly indicates that it is a simple ratio between difference of the two sample means and the standard error of the sample mean difference. So इससे आपको ये पता चल रहा है कि किस चीज़ की रेशो है, दोनों सैंपल मीन के बीच के डिफरेंस की रेशो एंड दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डिफरेंसेस और उनकी स्टैंडर्ड एरर की, ठीक है। बट इट इज़ नथिंग बट अ जी स्कोर, जेड स्कोर, इसको जेड स्कोर बोलते हैं, विच इंडिकेट्स हाउ फार द टू सैंपल मीन डिफरेंस इज डेविएटिंग। मतलब आपके मीन्स आपस में एक दूसरे से कितने डेविएट कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना सिग्निफिकेंट है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। डिफरेंस इज मार्क्ड सिग्निफिकेंट व्हेन द गैप बिटवीन द टू सैंपल मीन पॉइंट्स, जो दो सैंपल मीन है उसके बीच का जो गैप है, और सिग्निफिकाइज अ रियल डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स। तो वो गैप जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट लगने लगता है। द रिसर्च वर्क्स एज एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शन टू चूज आर्बिटरी स्टैंडर्ड्स। तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के दो स्टैंडर्ड्स चूज करते हैं जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जिसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो जो 0.05 लेवल है उसकी जो जी स्कोर होता है वो 1.96 होता है, और दूसरा वाला जो होता है आपका 0.01 उसका 2.58 होता है। तो इसका मतलब ये है आपका कि जो आपका क्रिटिकल वो है वैल्यू है, या फिर जो आपका ये 5%, 95% का जो आपका एरिया है, ये जो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का जो एरिया है वो यहाँ पे आता है, और 5% आपका दोनों साइड डिवाइडेड होता है। तो 5 का आधा 2.5 लगा लो तो 2.5% इधर होता है और 2.5% इधर होता है। ऐसे ही अगर हम 99% की बात करते हैं तो 99% में आपका 99 इधर आता है जो एक्सेप्टेंस एरिया होता है, और बाकी रिजेक्शन एरिया आपका इधर आ जाता है दोनों साइड। जिस केस में 1% है तो 0.5 इधर और 0.5 इधर। तो ये जो यहाँ वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हो आप जिसको, ये जो वैल्यू होती है 95 के केस में ये होती है 1.96, माइनस में इधर और प्लस में इधर 1.96। और अगर 99% तो इसके केस में यहाँ -2.58 और इधर +2.58, ये वाली वैल्यू। तो ये आपका बीच का जो रीजन होता है इसको एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं, कि यहाँ अगर कोई वैल्यू आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, और बाहर इससे जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ ये बता रहे हैं कि 5% एरिया जो है लेफ्ट और राइट साइड में 2.5% करके डिवाइड हो जाता है। जी स्कोर ऑफ द मीन डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल रेशियो वैल्यू ऑफ द टी रेशियो। जो ऊपर हमने जो फॉर्मूला देखा था वही उसी की बात कर रहे हैं, उसको हम जेड स्कोर भी बोल सकते हैं, and is 1.96 or below. It means the difference of the two means lie within the acceptance area of the normal distribution. तो अगर कोई वैल्यू आपके इस वैल्यू से 1.96 या 2.58, ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो दोनों से कम आती है यानी कि इनके अंदर आती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सो नल हाइपोथेसिस आर रिटेन्ड CR or T ratio is higher than 1.96, which means the difference fall within the area of rejection. Hence, the null hypothesis is rejected.
और अगर कोई वैल्यू 1.96 या 2.58 से बड़ी आ जाती है तो वो वैल्यू इस एरिया से बाहर चली जाएगी, आपके एक्सेप्टेंस एरिया से बाहर चली जाएगी वैल्यू। 2.58 से बड़ी आती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने ये वाला सिग्निफिकेंस लेवल लेना है कि ये लेना है। तो अगर इस वैल्यू से बाहर जा रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस इससे बाहर चली जाती है, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो रिजेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ ये बता रहे हैं कि 99% के केस में ये होता है 2.5। नल हाइपोथेसिस क्या होता है पहले भी हमें पता है। नल हाइपोथेसिस अब हमेशा जीरो डिफरेंस या नो डिफरेंस बताता है कि नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मीन में। ये कहता है कि M1 और M2 जो है वो इक्वल है, M1 मतलब दोनों में कोई डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बोलेगा तो वो दोनों मीन इक्वल है, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हम H0 लिखते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है नल हाइपोथेसिस का, दैट अ मैन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आप कोई चीज़ प्रूव ना कर दो हम इनोसेंट ही मानेंगे किसी को, जब तक कोई चीज़ प्रूव ना हो जाए हम उसको नो डिफरेंस ही मानेंगे। तो इसीलिए ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि डिफरेंस है। बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं जो हम कर रहे हैं, ये क्रिटिकल रेशो टी टेस्ट वगैरह उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन या स्कोर्स होते हैं उसके बेसिक अजम्पशन ये होते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ठीक है, और जिसका मीन बीच में आ रहा है, दोनों साइड सिमेट्रिकल है। अब आपको पता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि देर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द टू और मोर पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि दो पॉपुलेशन के अगर मीन है तो उन दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। सैंपल रैंडमली सेलेक्ट करे हैं हमने जो भी पॉपुलेशन से सैंपल उठाए हैं वो रैंडमली हैं, कुछ उसके पीछे कोई बायसनेस नहीं थी, और साइज ऑफ द सैंपल जो है वो रिलेटिवली लार्ज है कि वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए, इतना लार्ज है। फिर वन टेल्ड और टू टेल्ड में क्या होता है, वन टेल्ड में ये पहले भी एक्चुअली डिस्कस हो चुका है। टू टेल में हम दोनों ही साइड कंसीडर करते हैं मीन के, और वन टेल में हम यूजुअली सिर्फ एक ही साइड कंसीडर करते हैं। तो ये वन टेल वाला डायरेक्शनल होता है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और टू टेल वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। So suppose we want to study the effect of extrinsic motivation on solving mathematical problems or in sentence construction, it is unlikely that extrinsic motivation leads to loss in either the solving mathematical problem। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने देखे समझाया है आपको कि अगर हम मोटिवेशन का क्या असर होता है हमारे परफॉर्मेंस पे ये देखना चाहते हैं, तो मोटिवेशन का ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। कभी भी मोटिवेशन की वजह से कोई नीचे नहीं जाता, तो मोटिवेशन का हमें पता है पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, तो हमें नेगेटिव साइड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में हम उसकी पॉजिटिव साइड ही देखेंगे सिर्फ। तो इसको हम वन टेल्ड में करेंगे ना कि टू टेल्ड में, टू टेल्ड की ज़रूरत ही नहीं है। टू टेल्ड में हमें ये देखना होता है कि कोई डिफरेंस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मोटिवेशन से परफॉर्मेंस हमें पता है इंक्रीज होती है, और हमें भी पता है कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव जाती है, हमें डायरेक्शन पहले से पता है, तो हम इसमें डायरेक्शनल या वन टेल्ड ही यूज़ करेंगे। सैंपल मीन में दो तरह के मीन हो सकते हैं, अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट, और दूसरा कोरिलेटेड या डिपेंडेंट। Two sample means are uncorrelated or independent when computed from different samples selected by using random method। तो दो अलग अलग सैंपल से अगर हमने मीन निकाला है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो वो अनकोरिलेटेड हो जाता है, ठीक है, चाहे वो एक ही पॉपुलेशन के दो सैंपल हों, या फिर ऐसे कोई दो सैंपल हैं जिनमें हमने अलग अलग टेस्ट किया है, एक में हमने एक टेस्ट किया है दूसरे में दूसरा टेस्ट किया है, तो भी वो कोरिलेटेड मीन, अनकोरिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं, अनकोरिलेटेड। अब कोरिलेटेड क्या होता है, व्हेन अ सिंगल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज टेस्टेड इन टू डिफरेंट सिचुएशन। एक ही सैंपल को हमने दो अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया है, वो कोरिलेटेड हो गया। वन टेस्ट यूज्ड ऑन अ सिंगल ग्रुप बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। जैसे किसी को हमने मेडिसिन देने से पहले उसका टेस्ट किया, फिर उसको मेडिसिन देने के बाद, तो वो कोरिलेटेड हो गया। सो इन द लेटर सिचुएशन मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज होता है। तो जो कोरिलेटेड होते हैं उसका फॉर्मूला अलग है, अनकोरिलेटेड का फॉर्मूला अलग है। तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में भी चार सिचुएशन हो जाती है। एक तो दो बड़े सैंपल हैं, अगर दोनों 30 से बड़े हैं,
दो छोटे सैंपल है 30 से छोटे हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दो सिचुएशंस तो ये हो जाती हैं। दूसरी सिचुएशन के वो कोरिलेटेड है, बड़े सैंपल्स हैं लेकिन कोरिलेटेड है, या छोटे सैंपल है तो भी कोरिलेटेड है। 4 सिचुएशंस हो गई। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के लिए ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसको अब हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड ऑन दी 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। 2 groups of boys and girls. These 2 groups were drawn from the 2 population independently using, तब ये इंडिपेंडेंट मेथड है। इंडिपेंडेंटली 2 ग्रुप्स हैं, आपकी पॉपुलेशन है 2 बॉयज़ की गर्ल्स की, उसमें से इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में से वो करा है, टेस्ट लिया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 65 है, यहाँ 60 है गर्ल्स, इनका मीन 52 है, इनका मीन 48 है। and this should be standard deviation which is 13 and 12. डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये जो डिफरेंस आ रहा है मीन वैल्यूज का, क्या ये पॉपुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो पहले तो हमारा नल हाइपोथेसिस यही बनेगा कि हमारे जो बॉयज़ का मीन है वो गर्ल्स के मीन के बराबर है, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस डिफरेंस की, तो नल तो यही बोलेगा। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों मीन को माइनस करा, m1 माइनस m2 माइनस 0, 0 ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, आपका फॉर्मूला में है लेकिन ये, और नीचे मीन डिफरेंस की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे ये इसको इन्होंने, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है, और इसके बाद दोनों मीन को माइनस किया। पहला मीन क्या था 52 और दूसरा 48। ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़, 65 बॉयज़ हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं 60 गर्ल्स हैं। इसको सॉल्व करा तो क्रिटिकल रेशियो आ रही है 1.79। अब हमें टेबल में देखने के लिए टी टेबल में देखने के लिए आपको पता है कि एक जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होती है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, और दूसरी जगह आपकी क्रिटिकल सिग्निफिकेंस लेवल दिया होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले का बॉयज़ का 65 माइनस 1 आ जाएगा, गर्ल्स का 60 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये 64 प्लस 59 आ जाएगा। तो इसका इन्होंने टोटल कर दिया, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 123, यानी कि अब हमें यहाँ पे टेबल में 123 ढूंढना है इस तरफ, और इस तरफ हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू लेनी है 0.05। तो ये हमारा टेबल है, इसमें हम 123 देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो आप देखो यहाँ पे 123 नहीं है, लेकिन उसके नियरेस्ट है 125, और हमने कौन से कॉलम में देखना है, इस कॉलम में देखना है 0.05 में। तो 125 के सामने इस कॉलम में आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है 1.98। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों लेवल पे ले लिया, 0.5 लेवल पे 1.98 लिया जो अभी हमने देखा, और 0.1 पे भी ले लिया इन्होंने 2.62 है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, इन्होंने भी 125 पे लिया है क्योंकि 123 टेबल में नहीं दिया हुआ। तो हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू कितनी थी, ऑब्टेन्ड वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 1.79 थी, 1.79 थी, और हमारी टेबल वैल्यू कितनी आ रही है 1.98 एंड 2.62। तो ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारी दोनों ही से छोटी है, 1.98 से भी छोटी है और 2.62 से भी छोटी है। So that means hence it is not significance and null hypothesis is accepted. अब ये छोटी है तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यूज जो ये होती हैं दोनों 0.5 लेवल की 0.1 लेवल की, उससे छोटी आ जाती है हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू, तो ये किस रीजन में आ गई, ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई। एक्सेप्टेंस मतलब कौन एक्सेप्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, जिसको हम फेल टू रिजेक्ट भी बोल सकते हैं। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया मतलब वो जो हमारा नल हाइपोथेसिस था जो कह रहा था कि बॉयज़ और गर्ल्स के मीन बराबर हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई। So there is no significant difference. So null hypothesis is retained. We can say that boys and girls do not differ. मतलब वो जो आया था वो बाई चांस आया था, as such कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के उसमें। तो इसमें बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमने फॉर्मूला जो यूज़ करना है इस केस में जब दोनों मीन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला ये वाला है, और हमने इसमें टी टेबल में जाके देखना है।
फिर अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द टू स्मॉल इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड सैंपल मीन व्हेन द n ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर स्मॉल लेस देन 30, ये ऊपर तो 30 से ज़्यादा था आपका 65 और 60 था, 30 से ज़्यादा था, 30 से कम होगा तो शुड डिपेंड ऑन दी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला उस टाइम ऊपर हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि 30 से कम होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला अब बदल गया और ये फॉर्मूला चेंज हो गया है आपका, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर का नीचे डिनोमिनेटर का ये है फॉर्मूला, जिसको इन्होंने और फर्दर सॉल्व करके इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, ये इन्होंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे पूरा बड़ा करके लिख दिया है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें हमें समझ आ जाएगा। एन एटीट्यूड टेस्ट रिगार्डिंग वोकेशनल कोर्स वाज गिवन टू 10 बॉयज़ एंड अच्छा 10 अर्बन बॉयज़ हैं, 5 रूरल बॉयज़ हैं। अर्बन बॉयज़ के स्कोर ये हैं जिसको x1 बोल दिया इन्होंने, रूरल बॉयज़ के स्कोर ये हैं। अब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बताना है कि दोनों के सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के एटीट्यूड में। तो अब हमने देखो पहले तो नल हाइपोथेसिस बना लिया कि दोनों बॉयज़ की उसमें कोई वो नहीं है, नल हाइपोथेसिस है ये आपका कि कोई डिफरेंस नहीं है एटीट्यूड में, और ये आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो बोल रहा है कि डिफरेंस है। अब देखते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है कि नहीं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05। इन्होंने स्कोर यहाँ लिख दिए हैं, x1 स्कोर ये लिखे हुए हैं ना, ये x1 स्कोर आपके कौन से थे, ये वाले 6, 7, 8, 10, 15, 16 इस तरीके से, ये x1 स्कोर है, ये x2 स्कोर है। तो पहले तो हमें मीन चाहिए, यूजुअली दिया होता है, इस बार मीन दिया नहीं है तो हम मीन निकाल लेंगे। इन सबको ऐड करा तो 100 आ रहा है, 100 में से 10 डिवाइड किया तो मीन आ गया 10, x1 का मीन 10 है। तो इन्होंने क्या करा है फिर x1 में से x1 का मीन माइनस करा है, तो जैसे 6 में से 10 माइनस करा तो -4 आ रहा है, 7 में से 10 माइनस करा तो -3 आ रहा है। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, x1 में से मीन 1, इसको मीन 1 कह रहे हैं, ये x1 में से मीन 1 माइनस करा है। यहाँ पे भी इन्होंने x2 में से मीन 2 माइनस, मीन 2 आ रहा है आपका 3, दिस इज मीन 2, तो x2 में से मीन 2 माइनस करा है ये वाली रो में। उसके बाद इन्होंने इसको स्क्वायर कर दिया है, दिस इज योर स्क्वायर, ये जो डिफरेंस है ना इसका स्क्वायर कर दिया है, d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका सिग्मा d1 का स्क्वायर आ रहा है 92 एंड समेशन d2 का स्क्वायर आ रहा है 10। ये अब ये क्यों किया है, ऑब्वियसली क्योंकि फॉर्मूले में पूछा हुआ है, फॉर्मूला आपका ये रहा, फॉर्मूले में दोनों के मीन का डिफरेंस है, तो दोनों के मीन कितना है 10 और 3, तो माइनस कर दिया, दोनों के डिफरेंसेस के स्क्वायर को ऐड किया हुआ है तो दोनों के डिफरेंसेस के स्क्वायर को ऐड कर दिया। नंबर ऑफ बॉयज दोनों के इसमें प्लस करा है और -2 आपके फॉर्मूले में ही है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉयज को प्लस और मल्टीप्लाई किया रहा है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखने में याद करने में मुश्किल है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत आसानी से निकल रही है। तो टी वैल्यू आ गई है 4.46, ये हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है। और हमारा ये कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 - 1, क्योंकि एक जगह 10 बॉयज़ हैं और एक जगह 5 बॉयज़ हैं, 10 - 1 + 5 - 1 यानी कि 9 + 4 जो कि हमारा 13 है। यानी कि हम टेबल में जब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम कैसे देखेंगे, जहाँ पे 13 लिखा होगा उसके सामने 0.05, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि 0.5 लेवल पे देखो, तो ऐसे देखेंगे ये वाली वैल्यू। तो इन्होंने देखा टेबल में तो वो आ रहा है 2.16 और हमारी वैल्यू आ रही है 4.46, हमारी वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि टेबल वैल्यू से हमारी वैल्यू बड़ी आ रही है। 2.16 वो है टेबल वैल्यू है और हमारी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, बाहर जा रही है, रिजेक्शन रीजन में जा रही है, रिजेक्शन रीजन। तो दैट इज वाई नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आ रहा है
क्योंकि हमारा सैंपल इज लेस देन 30, तो ये वाला फॉर्मूला है। ऊपर वाला फॉर्मूला जो था क्रिटिकल रेशियो का भी क्यों लिया था, क्योंकि हमारा सैंपल मोर देन 30 था, ये वाला। ये क्यों यूज किया था, क्योंकि हमारा सैंपल ग्रेटर देन 30 था, तो ये ग्रेटर देन 30 वाला फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे हमारा ये लेस देन 30 वाला है, ये वाला। इंटरप्रिटेशन इन्होंने कैसे करी है कि सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 पे जो है वी कैन से दैट 95% केसेस में, क्योंकि 0.05 था ना, तो 95% केसेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द अर्बन एंड रूरल बॉयज रिगार्डिंग है, डिफरेंस है, और 5% चांसेस हैं 100 में से कि उनका सेम एटीट्यूड निकलेगा। नाउ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो लैंग्वेज है ना, ये ध्यान में रखनी है जब भी आप रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हो, तो जैसे ये लिखा है ना इसी तरीके से लिखी जाती है, इसको आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या इस तरह की लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी होता है। फिर एग्जाम्पल 10 है कि म्यूज़िक इंटरेस्ट टेस्ट लिया था, एडमिनिस्टर ऑन 15 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, सैम्पल टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम 2 पॉपुलेशन। तो ये म्यूज़िक इंटरेस्ट टेस्ट लिया था, जिसमें इन्होंने लिखा है मीन, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ बॉयज़ है। इज द मीन डिफरेंस इन फेवर ऑफ गर्ल्स, क्या दोनों के म्यूज़िक इंटरेस्ट का जो मीन का डिफरेंस है ये फेवर ऑफ गर्ल्स में है, क्या गर्ल्स के फेवर में है? गर्ल्स के फेवर में है बोलने का मतलब क्या गर्ल्स का ज़्यादा है और बॉयज़ का कम है, यानी कि सच में फ़र्क है या नहीं है? तो डिफरेंस इन फेवर ऑफ गर्ल्स मतलब कि फ़र्क आ रहा है ना, गर्ल्स का ज़्यादा आ रहा है बॉयज़ का कम आ रहा है, तो ये फ़र्क सही में है या नहीं है। तो वही बात हो गई कि ये देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंस है या नहीं है, या दोनों बराबर ही हैं गर्ल्स और बॉयज़। तो नल हाइपोथेसिस वही है आपका B1 B2, यानी कि जो आपका B1 बॉयज़ हो गया, B2 गर्ल्स हो गया, या इसको आप B1 और G1 भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस है कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीन में बराबर है दोनों। और ये आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा कि डिफरेंस है, गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा है, तो गर्ल्स के फेवर में है, इस तरीके से। तो ये अनकोरिलेटेड सैंपल्स हैं, ये बोल रहे हैं, ये देखो इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, टेकन इंडिपेंडेंटली, अनकोरिलेटेड सैंपल्स हैं, तो इन्होंने इसलिए फॉर्मूला अनकोरिलेटेड वाला यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अनकोरिलेटेड। फिर जो फॉर्मूले में मांगी हुई हैं सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर दी हैं, जैसे यहाँ पे मीन है दोनों का अलग अलग, बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये ऑलरेडी दिया हुआ था, एंड देन दिस इज़ 8.69 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है गर्ल्स का, 1 लिखा हुआ है मतलब गर्ल्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लिखा हुआ है मतलब बॉयज़ है। हो सकता है यहाँ पे भी अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये इस तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ समेशन 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये होना चाहिए समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1, यानी कि गर्ल्स का, और 2 वाला बॉयज़ का, इस तरफ ये बॉयज़ का है, वैल्यूज़ को देख के हमें पता चल रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर जो है ये वाला बॉयज़ का, उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है N2 - 1, N2 यानी कि हमारे बॉयज़ का ही, तो 2 जहाँ पे भी है वो बॉयज़ की वैल्यूज़ है, ये ध्यान रखना है आपने। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी हुई है जो हम कैलकुलेट ना कर पाएँ, और कई बार तो चीज़ें दी होती हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें दी ही हुई हैं, तो इन्होंने कैलकुलेट किया, इनका T आया है 1.98, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 53। ये कैसे निकाला है, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 - 1 is 29 and 25 - 1 is 24, so this is 53 टोटल दोनों का। तो ये 53 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमने टेबल में देखा जब, तो आपके 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू 2.01 आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.98 है, यानी कि वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से कम है, दैट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस रिटेन करने का मतलब यही है कि दोनों के बीच के जो मीन के डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है,
देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज, यानी कि रिजल्ट गर्ल्स की फेवर में नहीं है, ये बाई चांस डिफरेंस आया है। नल हाइपोथेसिस करेक्ट बोल रहा है कि दोनों के ही इंटरेस्ट जो है वो बराबर है, गर्ल्स और बॉयज के कोई डिफरेंस नहीं है। सो ओनली 5% चांसेस दैट द टू ग्रुप्स डू नॉट हैव इक्वल इंटरेस्ट, तो 5% चांस है कि इक्वल इंटरेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज 95% कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं कि बॉयज गर्ल्स का इक्वल इंटरेस्ट है। सो वी कैन नॉट रिजेक्ट, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब कोरिलेटेड की बात कर रहे हैं, ये टू लार्ज कोरिलेटेड सैंपल्स, अगेन फॉर्मूला का ही सारा खेल है, यहाँ पे फॉर्मूला बदल गया है। इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट हमने किया किस पे, 400 स्टूडेंट्स पे, ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 मंथ। अब एक ही सैंपल पे 2 बार किया है, कोरिलेटेड है, यानी कि एक ही सैंपल पे 2 बार वो टेस्ट किया है 2 महीने के गैप में। और जो डेटा हमें दिया हुआ है कि मीन पहली बार टेस्ट किया मीन 25 आया 400 लोगों का, एन आपका फिक्स है 400 ना, एक ही सैंपल पे दोनों बार किया है। दूसरी बार किया मीन 30 आ गया, पहली बार स्टैंडर्ड डेविएशन 8 आ गई, दूसरी बार 5 आ गई। ओके, नाउ 400 आपका नंबर ऑफ सैंपल्स है टोटल। ये जो R12 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये R वो नहीं है, 12 नहीं है, दिस इज R12। 12 मतलब 1 टेस्टिंग 1 के रिजल्ट्स और टेस्टिंग 2 के रिजल्ट्स का कोरिलेशन है। ये इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, किस लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है उसमें ये कोरिलेशन आ रहा है। ये आपको 2R दिख रहा है लिखा हुआ, ये कोरिलेशन यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए हम पहले ये नीचे वाला जो स्टैंडर्ड एरर है उसको निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n होता है। यानी कि जो फर्स्ट वाला है टेस्टिंग 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, दैट इज 8 स्क्वायर अपॉन n, कितना है, n हमारा है 400 दोनों ही केस में। तो ये तरीका यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया जिससे हमारी ये वाली वैल्यू आई है। और दूसरा सेकंड वाले के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो 5 अपॉन 400 स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आई है वो ये दोनों वैल्यूज है जो यहाँ यूज हो रही हैं और यहाँ पे भी यूज होंगी। तो अब इसी को हम नीचे फॉर्मूले में देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। ये दोनों मीन है, मीन 1 माइनस मीन 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मीन 1 माइनस मीन 2। तो मीन पहला 25 है, दूसरा 30 है। इन्होंने बड़ा पहले ले लिया है, मीन 2 पहले लिया है, 30 माइनस 25 किया है इन्होंने। ओके, एंड देन नीचे ये जो वैल्यू आई है इसको अंडर रूट के अंदर, एक बड़े से अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, तो वो पहला वाला स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर, दूसरे वाले स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर, और उसको -2 इंटू आर था ना, तो आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है इन्होंने कोरिलेशन यहाँ पे 65, विच कैन नॉट बी 65 एक्चुअली। आपको पता है कि कोरिलेशन 1 प्लस और -1 के बीच में होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है। तो ये 0.65 होना चाहिए rather देन 65। 65 कोरिलेशन नहीं होगा, ये होगा 0.65। तो यहाँ पे अब इन्होंने कोरिलेशन से मल्टीप्लाई किया और बाद में उसी चीज से मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड एरर से। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाला है, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। तो ये सारी चीजें इसमें डाल के इन्होंने कोरिलेशन टी की वैल्यू जो निकाली है 1.95, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 400 माइनस 1, क्योंकि 400 लोगों के ऊपर 2 बार टेस्ट हुआ है, तो 399 आ गई आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दैट टी वैल्यू टेबल में जो है 399 एट दिस वन 0.1 लेवल पे वो कितनी आ रही है, 2.59 आ रही है, जबकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उससे छोटी है। और इसकी अगर हम इसको ही कंसीडर करें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। इन्होंने दूसरी वाली भी ली है, वैल्यू ऑब्टेन्ड नॉट सिग्निफिकेंट इवन एट 0.5। तो दोनों ही केस में कह रहे हैं कि 0.1 हो चाहे 0.5 हो, 0.5, दोनों ही केसेस में जो है हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, हमारी वैल्यू छोटी ही आ रही है। तो इंटरप्रिटेशन इन्होंने ऐसे किया है कि टी वैल्यू इज फाउंड इनसिग्निफिकेंट लेवल फॉर 399 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दस डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज
of intelligence score of a group tested after an interval of 2 month is not significant. तो जो टेस्टिंग 2 बार दूसरी बार हुई है उसके और पहली टेस्टिंग के मीन वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स की बात करी है जो 64 स्टूडेंट्स को दिया गया है, और उसके बाद उनकी अचीवमेंट मतलब जैसे ट्रेनिंग के पहले एग्जाम लिया, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम लिया, उस तरीके से। तो आपका N 64 है यहाँ पे, और मीन अलग अलग बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अब आपको पता ही है कैसे लिखना है। नोट में ये कह रहे हैं रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, हेयर वी विल यूज वन टेल टेस्ट rather than to use two tail test because here we are interested in gain due to training। अब यहाँ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पॉइंट आउट करी है, हमें सिर्फ गेन पे देखना है। गेन यानी कि ट्रेनिंग के बाद कितना फायदा हुआ है, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वन टेल का यूज करेंगे। दैट इज वी आर इंटरेस्टेड ऑन वन साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व विच इज पॉजिटिव साइड, 99% कॉन्फिडेंस पे और 95% कॉन्फिडेंस पे। तो फॉर्मूला वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे ये चीज हमने ऐसे निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ 100। तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था, मैं ये नीचे भी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे फॉर्मूले से समझने में। हमारा मीन 1 है, मीन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो मीन 1 है 52.5 एंड मीन 2 है 58.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 7.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 5.30। अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ऊपर इन्होंने रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n विच शुड बी एक्चुअली 64। आई थिंक यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, 64 होना चाहिए था। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, इसका मतलब क्योंकि इन्होंने दोनों जगह ही n 100 लिया है तो इनके आंसर जो है वो गलत निकले होंगे क्योंकि कैलकुलेशन गलत हुई है। n एक्चुअली 64 है हमारा। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देख के ध्यान आई है कि यहाँ ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड एरर निकाला हुआ है दिस इज, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, तो स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्चुअली आपका सिर्फ 8/400 होना चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पे भी जो कैलकुलेशंस हुई हैं वो उसी तरीके से गलत हुई होंगी। तो कैलकुलेशन के पार्ट पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे हमने 64 लेना है। तो अगर हम अपनी तरफ से करके देखते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.25, अगर हम उसको 64 से करें तो 7.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8, अंडर रूट 64 8 होता है, इसको निकालेंगे अभी हम। और उसके बाद यहाँ पे भी दूसरे वाले का भी 5.30 अंडर रूट 64 अगर हम करेंगे तो ये भी 5.30/8 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपकी टोटली चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे भी ये फिर पूरा चेंज होगा। तो एक बार हम निकाल के देख लेते हैं अपने तरीके से। तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, आपका पहला वाला जो स्टैंडर्ड एरर आ रहा है वो 0.9 आ रहा है, दूसरा 0.6 आ रहा है। तो ऊपर का तो ठीक है, ऊपर का सही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाला चेंज हो जाएगा अब क्योंकि इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी। तो नीचे आपका एक्चुअली 0.9 और 0.6 का स्क्वायर इंटू एक चीज और यहाँ पे मिसिंग है, इन्होंने यहाँ कोरिलेशन लिखा है 0.5 जो कि आपको क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चन में कहीं ये कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है विच इज बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें यहाँ कोरिलेशन निकालना नहीं होता है, दे शुड हैव गिवन इट। तो यहाँ पे कोरिलेशन कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये 0.5 लेके कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे R12 की जगह 0.5 आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारी टी वैल्यू जो बनेगी, तो मैंने जब इस हिसाब से कैलकुलेट किया है तो मेरा टी 6.2/0.09 आ रहा है
जो फाइनली आप 8.8 करके कुछ आया हुआ है, इनका 9.54 आ रहा है। अगर हम सही तरीके से करते हैं, सही वैल्यूज लगा के, तो 8.8 आता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इन्होंने फिर गलत निकाल दी है, क्योंकि 64 से निकालनी थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे 64 माइनस 163 होगी। यानी कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 63 पे जाके देखना है कि टेबल वैल्यू कितनी है। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 8.88 आ रही है, और 63 के लेवल पे टेबल वैल्यू कितनी आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हमें वो देखना है जाके। और इसमें सिग्निफिकेंस लेवल जो इन्होंने लिया हुआ है, ये इन्होंने लिया हुआ है 99%, यानी 0.01 का। तो अब हम टेबल में देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 63 पे जाएंगे। 63 और 60 और 70 के बीच में नंबर नहीं है, तो 63 के नियरेस्ट 60 है, तो हम 60 देखेंगे। और हमने 0.01 यानी कि लास्ट कॉलम तक जाना है, तो 60 के सामने आपका ये आ रही है वैल्यू 2.66। तो हमारी टेबल वैल्यू 2.66 है, जबकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई थी वो 8.88 आई थी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बड़ी आ गई है, बाहर चली गई है, क्रिटिकल वैल्यू से बाहर चली गई है, इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इनका भी रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी काफ़ी बड़ी आई थी। बेशक इनकी कैलकुलेशन गड़बड़ थी, पर इनका वो इंटरप्रिटेशन वगैरह सब सेम सही आएगा, क्योंकि इनका भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया था। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, दैट मीन्स देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि ट्रेनिंग के बाद फर्क आया है। देर इज अ अब जब इसमें 1 टेल 2 टेल का क्या फर्क आया, कई बार आपको टेबल में भी, जो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा था, उसमें भी 1 टेल्ड का टेबल अलग होता है, 2 टेल्ड का अलग होता है। तो हम 1 टेल्ड करते हैं तो हम 1 टेल्ड का टेबल देखते हैं, और 2 टेल्ड करते हैं तो 2 टेल्ड का देखते हैं, तो ये फर्क आ जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।